नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। साधना समूह के द्वारा मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर ताज होटल लखनऊ में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिससे प्रसार भारती के अध्यक्ष नवनीत सहगल शामिल हुए हैं और नवनीत सहगल से चैनल हेड ब्रजमोहन सिंह रघुवंशी ने बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनवाते हैं। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज सौभाग्य है हमारे लखनऊ में आज आप मौजूद हैं। बात हो रही है सर आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के तीसरे कार्यकाल के पहले वर्ष की और 11 वर्षों के कार्यकाल की केंद्र सरकार में और पूरे देश में। सर, क्या कहना चाहेंगे सर आप? देखिए, मेरा अभी कुछ दिन पहले दैनिक जागरण और हिंदुस्तान अखबार में इस पे लेख भी मैंने लिखा था कि पिछले 11 साल में देश को जो एक करिश्माई, एक निर्णय लेने वाला, कठिन निर्णय लेके और उसको इम्प्लीमेंट करने वाला, और जो पूरी दुनिया में देश को एक आर्थिक, सामरिक ताकत बनाने की जो सोच रखने वाला हमारा जो नेतृत्व है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की रूप में, वो एक अद्भुत है। और जो एक निष्क्रिय प्रशासन था, जो निष्क्रिय प्रशासन था 11 वर्ष पहले, उसको उन्होंने पूरी उसी मशीन को, देखिए ये कोई उन्होंने मशीन नहीं बदली, सिर्फ जो उनकी एक टीम थी वो चेहरे बदले, इंस्टीट्यूशन वही रहे, संस्थाएं वही रहीं। उन्हीं संस्थाओं से उन्होंने एक नेतृत्व दिखाकर, एक निर्णय लेने की क्षमता दिखाकर आज इतना बड़ा परिवर्तन किया है। मैं आपको ये बताऊं, मैं अभी इंग्लैंड की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में इसी विषय पे बोलने के लिए गया था, तो वहां भी मैंने लोगों को बताया कि आज देखिए 2014 से पहले 2014 में हमारी जो अर्थव्यवस्था थी वो दुनिया की 10वीं 11वीं अर्थव्यवस्था थी, और आज हम चौथी अर्थव्यवस्था से तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। चौथी हो गए, तीसरी बनने जा रहे हैं। बहुत बड़ा परिवर्तन है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो बहुत सारी बची हुई जो बाकी इकोनॉमीज हैं वो आगे नहीं बढ़ रही हैं। हर इकोनॉमी में ग्रोथ हो रही है, कुछ में कम गति से, कुछ में तेज गति से, लेकिन जो दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं, दुनिया की बड़ी आर्थिक व्यवस्थाएं हैं, उनमें सबसे तेज गति से भारत आगे बढ़ रहा है। और पूरी दुनिया, जैसे मैंने बोला, मैं अभी इंग्लैंड और अमेरिका गया, पूरी दुनिया इस तरफ देख रही है कि भारत एक बड़ी महाशक्ति के रूप में उभर रहा है, चाहे वो आर्थिक रूप से हो और सामरिक रूप से। आपने अभी देखा जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, क्या कोई आप इमेजिन कर सकता है, कोई देश का नागरिक, हर देश का नागरिक ये समझता है कि 2014 से पहले ये अनथिंकेबल था, ये किसी के दिमाग में ही नहीं आता था कि क्या हम पाकिस्तान में भी अपनी मिसाइल दागकर या जहाज भेजकर आतंकवादी ठिकानों को नष्ट कर सकते हैं। आप देखिए जो बंबई की जो हत्याकांड हुआ था, बंबई में जो टेररिस्ट कांड हुआ था, उसके बाद तो सिर्फ बयानों पर ही सीमित रहे थे लोग, किसी ने इस तरफ सोचा नहीं। आप देखिए, आपने ऐसा निर्णय लिया कि पानी बंद हो गया पाकिस्तान का, आपने ऐसा निर्णय लिया कि उनके आतंकवादी ठिकानों को आपने उनके घर में जाके मारा। ये एक दुनिया में बहुत बड़ा संदेश है। क्यों दुनिया इस पर जो है आश्चर्यचकित कर रही है कि 2 न्यूक्लियर पावर्ड देशों में से एक देश ने दूसरे देश के इस प्रकार के ठिकानों पर हमला करके उनको नष्ट करने की हिम्मत दिखाई। बहुत बड़ी बात है ये, हमारे आम आदमी की समझ में नहीं भी आ रहा हो, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है। उसको हमको बताने की आवश्यकता है कि ये एक देश का जो एक आत्मसम्मान है, उस आत्मसम्मान को उन्होंने कैसे रखा है। और मैं जहां बात करता हूं कि हमारा देश जो है 6.5% ग्रोथ रेट से आगे बढ़ रहा है। दुनिया में किसी देश की इतने बड़े साइज के, किसी बड़ी इकोनॉमी की इतनी ग्रोथ रेट नहीं है। और लास्ट क्वार्टर में पिछला जो तिमाही गया है उसमें 7.4% ग्रोथ रेट रही है हमारी। तो ये इतनी बड़ी ग्रोथ रेट आप क्या देखिए, और मजे की बात यह है जो कि ये ग्रोथ रेट
फिगर्स वगैरह की के लिए बात अलग है, लेकिन ये गरीब को इसमें पीछे नहीं छोड़ा है उन्होंने जी। देखिए, मतलब सामान्यतः जब ये बात होती है ग्रोथ की तो ठीक है भाई, जो अमीर था वो अमीर हो गया, लेकिन देखिए सरकार के फोकस में पिछले 11 साल में गरीब सबसे आगे रहा है। और गरीब कैसे आगे रहा है? 54 करोड़ लोग जिन्होंने कभी बैंक का दरवाजा नहीं देखा था, उनके बैंक खाते खुले। मैं आपको अपने अनुभव से बताता हूं कि जब मैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट था तो हम लोग गांव में जाते थे तो पेंशन मिलती है जैसे, तो पेंशन उनसे पूछते थे भैया पेंशन मिली अम्मा, तुम्हें पेंशन मिली? तो वो कई लोग अपना पुराना सा एक चेक निकाल के ले आते थे कि साहब ये चेक तो आया था, ये कागज तो आया था, पैसा नहीं आया। तो पहले जो पेंशन या और जितनी सरकारी सुविधाएं थी वो चेक से पहले कभी कैश में मिलती थी। जब कैश में मिलती थी तो अब आपको खुद सब जानते हैं, इसी देश के एक प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम 100 पैसा भेजते हैं और वहां केवल गांव में 15 ही पैसा पहुंचता है। जी सर। तो जो देश में सबसे बड़ी जो गरीबों के लिए एक क्रांति आई वो आई डीबीटी की, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की, और उसका मूल आधार ये था। और मुझे याद है हम बैंक खाता खुलवाने जाते थे तो बैंक वालों को बहुत डांट फटकार करनी पड़ती थी, वो बैंक का खाता नहीं गरीब का खोलते थे। और उन्होंने एक सिंगल हैंडेडली, प्रधानमंत्री जी ने एक सिंगल हैंडेड ऑब्जेक्टिव लेके 54 करोड़ लोगों के बैंक के खाते खुलवाए। अब आप देखिए, पैसा दिल्ली से चलता है, सीधे एक क्लिक से वो उनके गरीब के खाते में पहुंच रहा है। बीच में कोई आदमी नहीं है, कोई थर्ड पार्टी नहीं है, कोई बीच में पैसा खींचने वाला नहीं है, और उसके फोन पे एसएमएस जाता है कि भाई आपके खाते में आपकी पेंशन पहुंच गई है। गरीब कितना खुश होता है, आप उसके चेहरे पे खुशी देखिए। जबकि पहले वो कागज लेके घूमता रहता था, यार साहब मेरा पैसा नहीं आया, किसके पीछे उसके पीछे, साहब देखिए चेक है बाउंस हो गया, ये 6 महीने से ज्यादा हो गया। तो ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन है। आप देखिए 12 करोड़ शौचालय बने। ये इस तरह की मुहिम चलाने के लिए पहले तो दूरदर्शी सोच चाहिए, फिर उस सोच को जमीन पे उतारने का मादा चाहिए, हिम्मत चाहिए कि नहीं एक करो। अब इतने लोगों को आपने, जैसे अभी सबसे बड़ा, और ये सरकार नहीं कह रही है, विश्व बैंक का कह रहा है कि 2 करोड़ 30 लाख लोगों को गरीबी की रेखा से बाहर निकाला आपने, उनका जीवन में इतना परिवर्तन कर दिया, उनको उनकी गरीबी खत्म की। तो ये कभी नहीं हुआ है। ये जो गरीबों के बारे में जो सोच है, एक तरफ जहां विकास की बात हो रही है, दूसरी तरफ गरीब को भी साथ साथ आगे फोकस में रख के चल रहे हैं, ये धारणा या ये अप्रोच कभी नहीं रही है। और ये पिछले 11 सालों में प्रधानमंत्री जी ने ये करके दिखाया है ना। अब आप देखो, हम लोग, अब आप रोज पढ़ते होंगे, अभी उन्होंने चिनाब पे जो है एक दुनिया का अजूबा उसको बोलेंगे, उस ब्रिज का जी। मैं आपको गिना सकता हूं, ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं। मुझे याद पड़ता है, हम लोग, मैं 1999 में 99 में गोंडा में कलेक्टर था। मुझे याद है वो मेरे से भी पहले 20 साल पहले से लोग वहां सरयू नहर की जमीन एक्वायर करते रहते थे। कोई पैच बच गया, इसको खरीदो, इसको खरीदो। वो नहर ही नहीं बनी कभी, 1978 से बन रही थी। पिछले 11 साल में वो नहर पूरी हो गई, नहर से किसानों को पानी मिलने लगा। ऐसे बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो 20 साल से किसी ने ध्यान नहीं दिया, और सरकारें उसका महत्व न समझ के एक खाना पूरी करके कुछ बजट देते रहते थे ताकि होता रहे कि हाँ ये चल रहा है, जबकि उसको पूरा करने का कोई इरादा नहीं था। इस सरकार ने पिछले 11 साल में ऐसे 50 प्रोजेक्ट होंगे जो कि 20 साल से अधर में लटके पड़े थे, जिनको पूरा करने का काम सरकार ने किया। अब आप देखिए, सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर, मैंने 2016 में जब ये लखनऊ एक्सप्रेसवे बनाया था, ये देश का पहला 6 लेन एक्सप्रेसवे था, अकेला था जी। आज देखो कितने एक्सप्रेसवे बन रहे हैं। मुंबई दिल्ली इतना बड़ा एक्सप्रेसवे, वो उसको काम शुरू किया, सरकारें हिम्मत ही नहीं कर पाती थी। एनएचएआई का बजट 31,000 करोड़ था, आज वो 3 लाख करोड़ हो गया है। बताइए, 10 गुना आपने सड़क हाईवे बनाने पे कर दिया। और हाईवे क्या है? हाईवेज, एक्सप्रेसवेज, ये
न केवल मूवमेंट फास्ट करते हैं बल्कि डेवलपमेंट की स्पीड को बहुत तेज बढ़ाते हैं। फिर आप देखिए रेलवे नेटवर्क, रेलवे में न केवल नेटवर्क सुधरा है, बेहतर हुआ है, आपने ट्रेन की स्पीड बढ़ा दी है। जो फ्रेट कॉरिडोर का काम पूरा हुआ है उससे आपका जो पैसेंजर ट्रैक थे वो फ्री हुए हैं। जो पैसेंजर ट्रैक फ्री हुए हैं तो आप नई नई गाड़ियां चला सकते हैं। और वो अब जैसे वंदे भारत एक्सप्रेस आपने देखी होगी, कभी बैठे भी जी, तो उसमें बैठना है कि मैं अभी बल्कि यूएस में मैं वाशिंगटन से न्यूयॉर्क गया ट्रेन से, तो मुझे यहाँ की वंदे भारत और वहाँ की ट्रेन में कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं, बल्कि ये अच्छी मुझे लगी कि हमारी वंदे भारत अच्छी है उससे, जो वहाँ एमट्रैक की लगी। तो ये क्या चीजें जो हमारा आम साधारण व्यक्ति है उसकी सोच में भी नहीं थी कि ऐसा भी हो सकता है। और यही वजह है कि पूरी दुनिया, मेरा बेटा वहां पे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग पढ़ता है अमेरिका में, वो बोलता है उसके बच्चों से, स्टूडेंट्स जो है वो कह रहे हैं यार हम पैसा बचा के रखेंगे, हिंदुस्तान में इन्वेस्ट करना है, इंडिया में इन्वेस्ट करना है, इंडिया इज द इमर्जिंग इकोनॉमी। तो ये माहौल या ये विश्वास कैसे आया? ये सारा विश्वास एक करिश्माई नेतृत्व से ही आता है और उसी से आया है, क्योंकि संस्थाएं तो पहले भी हुई थी, अब भी वही हैं। और जो 2047 में विकसित भारत का सपना, विकसित भारत का लक्ष्य उन्होंने देश को दिया है, अपने सामने रखा है, वो अब अचीवेबल लगता है। अब लगता है कि हाँ वाकई हम 2047 तक दुनिया की दूसरी बड़ी आर्थिक ताकत हो जाएंगे। तीसरी आर्थिक ताकत तो 4-5 साल में हो जाएंगे। हम ऑलरेडी 4.1 ट्रिलियन इकोनॉमी तक पहुंच गए। हमको 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो उन्होंने लक्ष्य दिया हुआ था वो हम पूरा कर लेंगे। लेकिन हम दूसरी बड़ी ताकत होने के लिए हमको 10 ट्रिलियन पर जाना पड़ेगा। तो 2047 तक हम वो भी हम पूरी कर लेंगे। ऐसी अब जो परिस्थितियां जिस तरह से चल रही हैं उससे सामने आ रहा है। आपने कभी ये सोचा होगा कि आपके ईएमआई घट जाएंगी? जी, कभी नहीं। हमने देखा पिछले 6 महीने में जी आरबीआई ने अपना रेपो रेट कम किया, अभी उन्होंने सीआरआर कम किया। वो सारा सीआरआर रेपो रेट कम होने से आपकी ईएमआई घट गई। बाजार में पैसा आया तो लोगों के पास खर्च करने के लिए भी है। हमारे यहाँ जो एक बहुत बड़ा एक समूह निकल के आया है, जो कि पहले नहीं था, जो कि गरीबी की रेखा से जो लोग बाहर निकले और जो लोअर मिडिल क्लास में थे वो अपर मिडिल इनकम ग्रुप में गए। तो वो जो एक बड़ा एक समूह आया है मिडिल इनकम ग्रुप का, उसके पास एम्बिशन है, उनके पास आग है आगे बढ़ने की, और उनको जो है ऐसा नेतृत्व मिलता रहेगा तो देश को निश्चित रूप से आगे ले जाएंगे। आप देखिए विदेशों में जो हमारे लोग रह रहे हैं आज कितने फख्र से, कितनी वो उससे गर्व से अपने आप को भारतीय बताते हैं जी, क्योंकि भारत का नेतृत्व लोग देख रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है, भारत कहाँ बढ़ रहा है दुनिया देख रही है, तो वो उनको अपने पे गर्व होता है हाँ हम भारतीय हैं। कितना उनका इज्जत वो आप देखिए। कभी ऐसा सोचा था कि साहब यूक्रेन में हमारे बच्चे फंसे होंगे तो उनके लिए स्पेशल जहाज जाएगा, या कोविड में हमारे बच्चे फंसे होंगे उनको जहाज स्पेशल भेज के लाया जाएगा? क्या है ये जो एक इंसानियत का एक मूल वो है कि आप इतना बेहतर और इतना अंदर तक सोचते हैं कि भाई हमारे किसी नागरिक को किसी प्रकार का कष्ट ना हो। सरकार नागरिकों के देखभाल के लिए है, सरकार गरीबों को आगे बढ़ाने के लिए है, परंतु उसके साथ साथ सरकार को तरक्की के लिए संसाधन भी जुटाने हैं। तो उन संसाधनों को जुटाने के लिए इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी है, निजी निवेश बहुत जरूरी है। अब बहुत लोग बात करते हैं, मैं बताता नहीं, यहाँ भी कहना चाहूंगा, पिछले 10-11 साल में देश में निजी निवेश करने वाले जो हमारे निवेशक हैं उनकी संख्या कितनी बढ़ी है। आप इसमें कोई लगाइए क्या 2010 से पहले, 2014 से पहले क्या कुछ सोच सकता था? नहीं कि हमारी इंडिया की कोई कंपनी विदेश में जाके कोई बंदरगाह खरीद ले।
विदेश में जाके कोई बिजनेस खरीद ले, टाटा को छोड़ के। टाटा ने वहां कोरस स्टील और वो सब खरीदा था, जगवार खरीदा था, उसके अलावा कौन था इस देश में? अब कम से कम 10 ऐसी कंपनियां हैं, 10 ऐसे निवेशक हैं जो दुनिया में कहीं भी जाकर कंपनी खरीद सकते हैं। अभी हमारे हॉल में एक सज्जन यहाँ बैठे हुए हैं, ये अभी इटली में एक कंपनी खरीद के आए हैं और अभी ये इजराइल में कंपनी खरीद रहे हैं। तो ये जो एक हिम्मत और एक जो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ सिस्टम ने जो पिछले 11 साल में दी है, वो अनथिंकेबल, वो कभी भी सोच नहीं सकता था कि हाँ साहब हमारे भी कॉर्पोरेट में ऐसे लोग होंगे जो विदेश में जाके विदेशी कंपनी खरीदेंगे और एक देश का नाम करेंगे। हाँ साहब बताइए, अरे ये तो एक इंडियन ने आके खरीद लिया। आपको एक चीज और बताऊं, अभी जो मुझे अभी पता चला, मैं अभी जब वॉशिंगटन और न्यूयॉर्क गया था कि न्यूज़वीक मैगजीन आप जी तो न्यूज़वीक मैगजीन को भी एक इंडियन ने खरीद लिया, एक भारतीय ने उस मैगजीन को खरीद लिया। वो भारतीय वहां से न्यूयॉर्क से वो मैगजीन चलाते हैं। तो ये 11 साल का परिवर्तन है। ये 11 साल का परिवर्तन हर आदमी महसूस करता है, वो बोले ना चाहे जी। वो अपनी राजनीतिक प्रतिद्वंदता या राजनीतिक मजबूरियों की वजह से सामने पब्लिक में कुछ भी है, लेकिन अंदर अंदर उसको भी मालूम है हाँ यार परिवर्तन तो हुआ है, ये प्रगति तो देखने को मिली है, ये चेंज देखने को तो मिला है। तो ये एक देश में जो माहौल बना है, उसके लिए हमारे देश का जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के रूप में जो नेतृत्व, मैं तो उसको कहता हूँ करिश्माई, साहसिक और कड़े फैसले लेने की हिम्मत रखने वाला और उन फैसलों को जमीन पे उतारने वाला नेतृत्व नहीं मिलेगा। सर एक बात, क्योंकि आपने आप हमारे जो तमाम लोग यहां बैठे हुए हैं, खासतौर से मैं एक चीज ये भी कहना चाहूंगा क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से करोड़ों के दर्शक आपको सुन रहे हैं, और क्योंकि जो आपने बात की सर, क्योंकि ब्यूरोक्रेट जो बात करते हैं, क्योंकि हमारे पास सुबह से कई राजनीतिक लोग यहां पे आए, जो उन्होंने बात रखी सर, निश्चित रूप से जो आदरणीय मुख्यमंत्री जो यहाँ के उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो सोच है वो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री द्वारा ही उसको जमीन पे लाया जाता है। लेकिन आज भी जो राजनेता है वो असल उस जमीन की वो व्यवस्था, वो ये कहता है कि हम यहाँ पे आगरा एक्सप्रेसवे बनवा देंगे, लेकिन उस जमीन का अधिग्रहण करना, एक एक किसानों से उनसे बातचीत करना। सर मैंने 2010 का भी वो दौर देखा था जब हमारे भट्टा परसोल में बहुत जबरदस्त वहां पे किसानों का आंदोलन हुआ था। मैं नोएडा में रहता था, तो मेरे सामने ये खबर मैंने खुद अपने यहां पब्लिश की कि 4 किसानों की वो जब वो गेट में नोएडा अथॉरिटी में घुसते तो उनकी वो ट्रैक्टर से उन पर चढ़ा दिया गया था। इस तरह की घटनाएं हुई थी। लेकिन आगरा एक्सप्रेसवे का जो काम हुआ, हम प्रधानमंत्री जी को सर, मैं ये भी इस बात के लिए क्योंकि मैं सर विदेश यात्रा जब उनके साथ मैं करता हूं तो मैं देखता हूं कि उनके साथ जो है वो सब ब्यूरोक्रेट्स हैं। चाहे मैं जयशंकर साहब को देख लूं, वो भी आज राजनेता है लेकिन वो ब्यूरोक्रेट है। मैं अजीत डोभाल साहब को मैं देखता हूं वो ब्यूरोक्रेट है यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेसी पे उनका एक बड़ा भरोसा, और ब्यूरोक्रेट जो होता है सर वो जमीनी लेवल पे काम करता है। और मैं अपने दर्शकों को एक बात जरूर यहां अवेयर कराना चाहता हूं, इस देश में पहले ऐसे शख्स हमारे साथ बैठे हैं जिनकी जो काम के दौरान जिनका एक्सीडेंट हो गया था, ये देश के पहले इकलौते ब्यूरोक्रेट होंगे जिनको काम के दौरान इनके साथ घटना हुई, और उसके बाद भी आगरा एक्सप्रेसवे जो है वो बंद नहीं हुआ और आज सबसे बेहतरीन एक्सप्रेसवे है। मैं चाहूंगा इस पर एक तालियां जरूर होनी चाहिए सब लोगों के द्वारा, क्योंकि ये बहुत सारे, देखिए ब्यूरोक्रेट, जैसे आपने देखा कि यहां बहुत सारे ब्यूरोक्रेट आए, वो पीछे बैठे हुए थे या सामने से नहीं बोल पा रहे थे। सहगल साहब उस तरह के व्यक्तित्व हैं जिनको हम कह सकते हैं कि मैं इनसे जब भी मिलता हूं या जब मैं इनके ऑफिस में मैं जाता हूं, मैंने ये देखा हमेशा इनके पास कोई गरीब आदमी बैठा है जिसका कुर्ता फटा हुआ है। ये वो ब्यूरोक्रेट नहीं जिनके पास मैं देखता था कि तमाम बिजनेस क्लास आता था। सर आपके पास एक गरीब आदमी भी आता है। मैं देखता हूं कि आपके पास विधायक, चाहे वो पूर्व विधायक हो चाहे प्रेजेंट हो, उसके कुर्ते का रंग नीला हो या हरा हो, अगर वो डेवलपमेंट की बात करता है तो आप उसका काम तुरंत करते हैं। और जो मैंने बात कही सर ब्यूरोक्रेट्स की, सर क्योंकि इस सरकार ने ब्यूरोक्रेसी का मुझे लगता है एक सदुपयोग बहुत किया है। सर आप ये मानते कहीं ना कहीं भूमिका है, क्योंकि सहगल साहब वो शख्स हैं जो कहीं ना कहीं जब आप कहीं पे जाते हैं खासतौर से, तो उसको बेहतर बनाने का काम जो है, पीतल से अगर सोने बनाने का काम है, वो सहगल साहब का है। और हम सर ब्यूरोक्रेसी की बात कर रहे हैं तो हमारे बीच में एक और ब्यूरोक्रेट अभी आ गए हैं, हमारे एडीजी हैं साइबर सेल, विनोद कुमार सिंह सर। थैंक यू सो मच सर, आप हमारे बीच में आ रहे हैं। बहुत सारे हमारे गेस्ट आते जा रहे हैं तो हमें उनका परिचय और उनका नाम बताना बहुत आवश्यक हो जाता है।
सर, क्योंकि सदुपयोग की बात हुई ब्यूरोक्रेट्स की 11 सालों में, मैं आपसे जो मैंने शुरू में ही बोला कि संस्थाएं वही हैं, उन्हीं संस्थाओं को समय के अनुसार आपने उनकी दिशाएं बदली, उनको एक कॉन्फिडेंस दिया। क्या होता है कि ब्यूरोक्रेसी बिना पॉलिटिकल सपोर्ट के परफॉर्म नहीं कर पाएगी। और आपने देखा है माननीय प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रीय स्तर पर ब्यूरोक्रेसी को एक दिशा दी, ब्यूरोक्रेसी में एक कॉन्फिडेंस दिया, उनको साहस दिया कि आप फैसले लीजिए और फैसलों को इम्प्लीमेंट कीजिए। फैसला लेने में प्रधानमंत्री जी ने, जैसे मैंने कहा कि कड़े से कड़ा फैसला भी, जो कठिन से कठिन फैसला भी उन्होंने लिया और उसको उन्होंने जमीन पर उतारने की हिम्मत भी दिखाई। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आपने कोई फैसला लिया, ब्यूरोक्रेसी उसको घुमा के, अरे नहीं साहब ये तो ये कष्ट हो जाएगा, ये दिक्कत होगी, यहाँ ये आएगी, लेकिन उन्होंने उसकी परवाह नहीं की। भाई आप देखो कि 54 करोड़ बैंक खाते खुलवाना इस देश में क्या आसान काम है क्या? आप 12 करोड़ शौचालय बनाना कोई आसान काम है क्या? फिर 4 करोड़ से ज्यादा घर गरीबों के लिए बनवाना आसान है क्या? तो ये एक सिंगल जो एक डायरेक्शनल उन्होंने डिपार्टमेंट्स को, मिनिस्ट्रीज को डायरेक्शन दिया और उसको मॉनिटर किया। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आप उन्होंने जनता के साथ भी समय लगाया, गरीब के साथ भी समय लगाया और योजनाओं का मॉनिटरिंग भी किया, जिसकी वजह से ये परफॉर्मेंस आपको दिखाई दे रहा है। ये आसान नहीं है। ये 24 घंटे में से कम 18 घंटे काम करने के बाद ये प्रगति नजर आती है। मैं भी कुछ दिन पहले देख रहा था, कुछ हमारे कॉर्पोरेट के लोग कह रहे थे साहब हफ्ते में 72 घंटे काम इससे ज्यादा नहीं करना चाहिए, हफ्ते में इतने घंटे से ज्यादा काम नहीं करना चाहिए। बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, पर अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का। भारतवासी हैं, उस देश से हैं जहां मेहनत की पूजा की जाती है और